हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो समझना ज़रूरी है। ठीक है, इतने वर्ड्स समझ लो, उसके बाद हम चैप्टर अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स आज हमें समझने हैं? काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, रिलेटिव मोशन मतलब मोशन इज अ रिलेटिव थिंग, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के हमारे मेन दो टॉपिक ये है, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। बट उससे पहले ये सारे वर्ड्स समझ लो। सबसे पहला वर्ड काइनेमेटिक्स। आप जो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 पढ़ने वाले हो वो प्योरली काइनेमेटिक्स है। चैप्टर 5 पढ़ने वाले हो वो आएगा डायनेमिक्स। क्लियर? तो समझो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होगा। तो काइनेमेटिक्स एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, बट हम उसके कॉजेस को कंसिडर नहीं करते। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेस इज नॉन एज काइनेमेटिक्स। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए, उसकी वेलोसिटी चाहिए, उसका एक्सेलरेशन चाहिए। अब ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, डिस्टेंस क्यों ट्रेवल किया, कौन सा रीज़न था, कौन सा फोर्स था, ये सब चिंता हमें यहाँ पे करनी नहीं है। मतलब काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे, उसके पीछे रीज़न क्या था वो हम यहाँ पे देखने वाले नहीं हैं। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 है मोशन इन प्लेन। ठीक है, ये है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे हम मोशन को स्टडी करते हैं बट साथ साथ ये भी देखते हैं कि उसके पीछे रीज़न क्या था। ओके, तो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ इट्स कॉजेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डायनेमिक्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स में हम देखेंगे कि इतना फोर्स लग रहा है, तब इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तब जाके ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। मतलब यहाँ पे मोशन को भी स्टडी करना है और साथ साथ हमें उसके पीछे जो रीज़न है उसको भी स्टडी करना है। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी है, जैसे कि हम बात कर ले इनर्शिया, मोमेंटम, तो ये सब भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कहाँ पे? डायनेमिक्स में। अब ये दोनों कंबाइन होके बनता है मैकेनिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को आप कंबाइन करो तो क्या बनता है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब ये रहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कंट्रोल्ड मोशन। ठीक है, जैसे आपने वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम उसको कंट्रोल करके कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सके ये समझने की ट्राई करते हैं, तो वो बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना। जब भी बात आती है मोशन की, सपोज हम पहले अपने पैरों पे चलते थे, फिर हॉर्स, कैमल उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तब हमने सबसे पहले ये सोचा कि उनको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है ना, जब व्हीकल्स बने तब हमने सबसे पहले देखा कि वो व्हीकल को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कंट्रोल्ड मोशन कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो ये 3 वर्ड हमें पता चल गए। यहाँ पे हमें मोशन की बात करनी है, रीजंस की नहीं। यहाँ पे मोशन अलॉन्ग विथ इट्स रीजन, सभी की बातें करनी है। ठीक है, मैकेनिक्स आपको पता चल गया। अभी मेन ये चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, ये जो 4th पॉइंट है वहाँ से ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ। सबसे पहला वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन आपको पता है, मोशन क्या है?
है ना। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन, ये हमें पता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, ओके, ये हमें पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप कंसीडर करोगे तो आपको पता चलेगा मोशन क्या है एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि ये रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझो। सपोज ऐसी कोई एक बस है, थोड़ी स्टाइलिश बना देते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे कोई एक इंसान है, बैठा हुआ है आराम से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कोई बैग ऐसे समझो लटक रहा है, ओके। बाकी सबकी टेंशन हम यहाँ पे लेने वाले नहीं है। बस कैसे चल रही है, ड्राइवर की हेल्प से। सर आपने ड्राइवर तो बताया नहीं, तो यहाँ पे हमें रीज़न के बारे में चर्चा वैसे भी नहीं करनी है, हमें यहाँ पे देखनी है सिर्फ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक बैग है, और ये बस जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। कोई एक इंसान यहाँ पे है, सपोज ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर भी एक इंसान है। ये जो पर्सन है उसको मैं नाम दे देता हूँ पर्सन ए, और यहाँ पे जो पर्सन है उसको मैं नाम दे देता हूँ पर्सन बी, ठीक है। तो ये बैग की मोशन की बात हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप बस के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये बस है वो आपके लिए क्या बन गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये ग्राउंड बन गया आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये इंसान को आप बोलोगे कि ये बैग की स्पीड क्या है, तो आप वो बोलेगा कि बैग है वो अपनी पोजीशन पे रेस्ट में है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये अब अपने माइंड में क्या सोच रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बैग इज 0, ठीक है ना। ये पर्सन सोच रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बैग इज 0। अब आप इसको पूछो तो ये जो है वो अपना दिमाग लगाएगा और वो स्पीड तो मेज़र तो नहीं कर पाएगा, बट वो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बैग इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर आवर। जो बस की स्पीड है उतनी स्पीड उसको लगेगी। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है तो मोशन आपको अलग अलग नज़र आएगी। ये बोलेगा कि ये बैग बिल्कुल मोशन में नहीं है, ये बोलेगा कि ये बैग मोशन में है, ठीक है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर चेयर पे आराम से बैठे हुए हो, आपको लगेगा मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया हुआ है अर्थ को, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो जुपिटर से या मून से तो आपका जो ये अर्थ है वो भी मोशन में है, उसके साथ आपका घर भी मोशन में है, उसके साथ आप घर में बैठे हो तो आप भी मोशन में हो, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मेन फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि मोशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। चलो, सपोज आपको पोजीशन डिफाइन करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट आप
डिफाइन कर सकते हो। अगर आप कोई पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हो तो कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोलूँ आपकी स्कूल का डिस्टेंस कितना है, अब मैंने पूछा ही नहीं कहाँ से, आपने बोल दिया ऐसे ही सर 5 किलोमीटर, ठीक है ना। स्टूडेंट एक था, स्टूडेंट ए, ये बोला कि सर 5 किलोमीटर, स्टूडेंट बी बोल रहा है कि सर 8 किलोमीटर, स्टूडेंट सी बोल रहा है कि सर 15 किलोमीटर, ठीक है। बट ये जो आंसर दे रहा था वो बाद में पता चला कि वो बोल रहा था कि सर रेलवे स्टेशन से मेरी स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये बोल रहा था सर बस स्टेशन से मेरी स्कूल 8 किलोमीटर दूर है। ये बोल रहा था कि सर मेरे गांव से मेरी स्कूल 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या था, रेलवे स्टेशन। इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या था, बस स्टेशन। इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसका खुद का गांव, ठीक है ना। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी, ठीक है। अभी आपको समझ में आया होगा कि जो बिहेवियर है मोशन का वो डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़रूरी। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करनी है तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन दिखाओगे किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में, उसी को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। अब देखते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। सबसे बड़ा कंसेप्ट है ये, मोशन इज अ रिलेटिव थिंग। अब इसका मतलब क्या होगा कि सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो और आपको मिल गई है विंडो सीट, तो यहाँ पे आप बैठे हो, ओके। बाजू में दूसरी ट्रेन जा रही है, ठीक है ना। आपकी ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और जो साइड में से जो निकली वो ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक इंसान यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे आप हो, नाम दे देते पर्सन ए, यहाँ पे पर्सन बी। पर्सन बी को ये ट्रेन की स्पीड क्या नजर आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। पर्सन ए को ये ट्रेन की स्पीड क्या नजर आएगी, नियरली 10 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि वो खुद भी तो मोशन में था। खुद की वेलोसिटी कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी मिली, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया और मिल गई इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मतलब हमारा माइंड है वो रिलेटिव मोशन को सेंस करता है, जो ओरिजिनल मोशन है उसको सेंस नहीं कर सकता। मतलब हम जो सेंस करते हैं वो हमारे रिस्पेक्ट में अदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑलरेडी 30 थी तो उसको नजर आएगी इसकी सिर्फ 10, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन सिर्फ पर आवर 10 किलोमीटर ज़्यादा आगे बढ़ रही है। समझो 1 आवर के बाद, आफ्टर 1 आवर ये ट्रेन 30 किलोमीटर दूर जाएगी तो ये ट्रेन 40 किलोमीटर दूर जाएगी। तो दो ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर। इसी को हमने सेंस किया है कि हमारे रिस्पेक्ट में ये पर आवर 10 किलोमीटर आगे बढ़ेगी। तो वही हो गई रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये बोलेगा कि मैं आफ्टर 1 आवर यहीं पे रहूँगा और ये ट्रेन 40 किलोमीटर दूर जाने वाली है, तो इसके लिए रिलेटिव मोशन हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये है रिलेटिव मोशन। चलो ये भी समझ में आ गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक्स, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ हमें आज पढ़ना है और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, ओके। तो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, रिपीट हो रहा है तो आपको अच्छे से याद भी होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब उसको
पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। टाइम से भी कोई लेना देना नहीं, इसलिए लिखा है इन सम टाइम इंटरवल, पर यूनिट टाइम ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मतलब टाइम कितना भी हो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर गया वो डिस्टेंस काउंट कर लो, यहाँ से इधर आया वो भी डिस्टेंस काउंट कर लो, नीचे गया वो भी डिस्टेंस काउंट कर लो, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है वो काउंट करना है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब क्या है, यहाँ पे पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है तो पोजीशन में क्या चेंज आया, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ से इधर आया, ऊपर गया, इधर गया, नीचे गया, इधर आया, तो पाथ से कोई लेना देना नहीं, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, बस वही देखना है। क्लियर? तो डिस्टेंस पाथ लेंथ का मतलब समझना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपको समझना है द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। अब समझो पार्टिकल वर्ड क्यों यूज किया गया है। पार्टिकल का मतलब क्या रहेगा, पार्टिकल मतलब ऐसा एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है ना, पॉइंट को हम मैथमेटिकली वैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ना कोई डायमेंशन होगा, ना कोई मास होगा, ना कोई वॉल्यूम है। ठीक है ना, फिर भी फिजिक्स में हम पार्टिकल उसी को बोलेंगे जो सपोज मूव हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके कंपैरिजन में, डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके कंपैरिजन में अगर ये वेरी वेरी स्मॉल है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन की बात है, फोर्स की बात है, तब हम पार्टिकल किसको मेजर काउंट करेंगे, तो वही दो ऑब्जेक्ट है उनकी साइज, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में वेरी 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 स्मॉल होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब अगर आपको अर्थ एंड सन के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो काउंट करना है तो दोनों को आप पॉइंट साइज पार्टिकल कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की साइज है उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। क्लियर? अब एक एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पोजीशन ए से, और ये पोजीशन ए उसकी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल पोजीशन। ओके, ए से स्टार्ट करके वो नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे गया, समझो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, और पहुंचने वाला है वो बी के पास, और डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है, समझो यहाँ पे ये 5 मीटर। ओके, फिर यहाँ से ऐसे गया सी के पास, पहले नॉर्थ डायरेक्शन में मूव हुआ था, उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में, अभी वापस इधर नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे ऐसे मतलब साउथ डायरेक्शन में रिटर्न आया, और ये समझ लो 5 मीटर है, ये है 10 मीटर, और यहाँ तक पहुँचा मतलब ये डी, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जाए डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस कितना होगा, समझो डिस्टेंस क्या होगा, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को ही हम बोलने वाले हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ पढ़ रहे हैं, पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस, और एक डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस यानी कि क्या फाइंड कर रहे हैं, पाथ लेंथ, और वो कितना होगा, तो वो ए से बी गया, मतलब ए बी डिस्टेंस काउंट कर लो, बी से सी तो बी सी भी काउंट कर लो, सी से डी तो सी डी भी काउंट कर लो। क्लियर?
तो मतलब यहाँ पे 5 + 10 + 5 सब कुछ काउंट कर लेना है। तो ये हो गया 20 मीटर। डिस्टेंस की बात आई तो 20 मीटर। बट जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। तो चेंज इन पोजीशन मतलब क्या है? ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। ये पोजीशन में क्या चेंज हुआ? इतना। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहो अदर वे में तो आप बोल सकते हो ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो तो आपको लिखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट मीन्स AD। और AD हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? अगर ये 10 है, ये दोनों 5 है परपेंडिकुलर, ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस था 20, डिस्प्लेसमेंट मिला हमें 10। क्लियर? अब सोचो कि सपोज मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में भी एक ही डायरेक्शन में इतना ही है, तो आपको बोला जाएगा डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस क्या रहेगा? 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अभी ये बन जाएगा। यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 5 मीटर। तो ये दो एग्जाम्पल से क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो इक्वल टू डिस्टेंस हो सकती है या तो लेस देन डिस्टेंस हो सकती है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस रहेगा। अगर स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में आप मूव हुए हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। अगर आपने पाथ की डायरेक्शन चेंज की है तो फिर डिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको कम मिलेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ये सब क्लियर है। तो डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनके फॉर्मूलाज। ठीक है, अभी देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है ना, तो डिस्टेंस के लिए सिर्फ आपको पाथ लेंथ देखनी है। तो वो आप टोटल डिस्टेंस इक्वल टू सभी जितने भी डिस्टेंसेस छोटे छोटे कवर हुए उन सब का एडिशन कर सकते हो। इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। ठीक है ना, वो आपको लॉजिकली सोचना ही पड़ेगा कि इतने इतने डिस्टेंसेस है और मुझे टोटल डिस्टेंस का काउंट करना है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए दो फॉर्मूला है। वैसे तो बाद में वेलोसिटी इन सब की बात आएगी तो बहुत सारे हैं, बट अगर नॉर्मल आपको सिर्फ चेंज इन पोजीशन दिया हुआ है तो दो फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लिख सकते हो, अगर आपको नंबर लाइन पे दिया हुआ है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, और अगर नंबर लाइन पे नहीं दिया है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, जो हमने इससे पहले वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें ये यूज़ किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि हमें नंबर लाइन मतलब पोजीशन नहीं दी हुई थी, आपको सिर्फ चेंज इन पोजीशन दी हुई थी। अगर सपोज आपको नंबर लाइन दी जाए ऐसी कोई जिसमें यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, इधर है पोजीशन -1 -2 -3। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पोजीशन सपोज यहाँ से स्टार्ट करता है A से,
ए से वो गया बी, बी से गया सी और सी से वापस आया बी। मतलब मोशन क्या हो रही है समझो, मोशन में ए से गया वो बी, बी से गया सी एंड सी से बैक टू बी। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन है और आपको बोला जाए डिस्टेंस काउंट करो, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस के लिए आप करोगे ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, ए से बी, बी से सी और सी से वापस बी तक का डिस्टेंस। चलो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट करो तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि इतने अगर डिस्टेंस आप इतना ही ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो गया। तो 2 माइनस माइनस 3 दैट इज 5, तो ये हो गया 5। 2 माइनस माइनस 3 मतलब ये +3 हो गया, 2 + 3 मतलब 5। BC डिस्टेंस कितना हुआ 2 से लेके 5 तक, तो 3। अगर BC 3 है, इधर से इधर 3 है, तो इधर से इधर डिस्टेंस तो 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे +3 आएगा और टोटल आपको मिलेगा 11 मीटर। सपोज ये मीटर में दिया हुआ है तो ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस का कैलकुलेशन। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बोले तो आप दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ये क्या हो गई इनिशियल पोजीशन, ये क्या हो गई फाइनल पोजीशन। आप अगर इसका यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन दी हुई है। फाइनल पोजीशन मतलब क्या 2, इनिशियल पोजीशन मतलब क्या -3। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 2 माइनस -3 आपको कितना मिलेगा 5 मीटर। डायरेक्ट ले लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, तब ये डिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे 2 माइनस -3 दैट इज 5। ओके, तो जब आपको नंबर लाइन दी हुई है तब आप ये यूज कर सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर नंबर लाइन नहीं दी हुई है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, अब नंबर लाइन है नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ की पोजीशन क्या है, यहाँ की पोजीशन क्या है, तो आप ले लोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंडिंग पॉइंट्स। क्लियर, तो आप वैसे डिस्प्लेसमेंट काउंट कर सकते हो। तो डिस्टेंस के लिए आपको हर एक छोटे छोटे डिस्टेंसेस को ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिर्फ देखना है कि इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, फाइनल पोजीशन कौन सी थी। नंबर लाइन दी हुई है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अगर नंबर लाइन नहीं दी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। क्लियर यहाँ तक? हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, डिस्टेंस है वो आंख बंद करके हर एक अपना पाथ काउंट कर लेता है। तो ये है स्केलर क्वांटिटी, इसको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। सपोज ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ये हो गई। डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम ऑलवेज उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े वो स्केलर क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े वो वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? एग्जाम में ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, इसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और बाकी आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डिस्टेंस की जितनी या तो उससे कम रह सकती है। ये सब पॉइंट अंदर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ाया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ लो। ओके, एक आध बार आप सिर्फ रिवीजन कर लोगे तो भी ये सब याद रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे स्पीड, वेलोसिटी ये सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।